एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट स्टडी में ये सामने आया है कि इंडिया में जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो कंसर्निंग होता जा रहा है। ये पता चला है कि 2015 से 2024 के बीच में ही जो इंडिया का टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री से बढ़ गया है। और किसी भी देश में अगर टेम्परेचर अगर आप देखें केवल एक डिकेड में 1 डिग्री के आसपास ऐसा बढ़ रहा है तो इससे बड़ा कंसर्न और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है 20th सेंचुरी की बेस लाइन से, जो कि 1901 से 1930 की थी। उससे देखा गया कि इंडिया का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करी गई हैं, किसने इसको स्टडी को किया है और इसके क्या इंपैक्ट निकलेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं की फाइंडिंग्स की। तो ये जो स्टडी है इसको किया गया था क्रिया यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज ने मिल करके स्टडी को किया। और इसमें कुछ फाइंडिंग्स निकली। सबसे पहला क्या, टेम्परेचर सर्ज का, मतलब जो एवरेज राइज है टेम्परेचर का अक्रॉस इंडिया वो 0.9 डिग्री नोटिस किया गया कि इतने से जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें वार्म डेज की, तो वार्म डेज की जो फ्रीक्वेंसी है कि मतलब कितने ऐसे ऐसे दिन आए जब वार्म डेज रहे, तो उसमें ये देखा गया कि जो ये फ्रीक्वेंसी है 5 से 10 दिन पर डिकेड के हिसाब से इंक्रीज हुई है ज्यादातर इंडिया के पार्ट्स में। मतलब पहले जो वार्म डेज रहा करते थे कम रहा करते थे, लेकिन ये देखा गया कि पर डिकेड इनमें अब 5 से 10 दिन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि हर एक दशक में इतने दिन ऐसे वार्म के बढ़ जा रहे हैं। मतलब ऐसा कहने का है, आपने ऐसा देखा होगा कभी कभी न्यूज़पेपर में निकलता है कि ऐसा लिख के आएगा कि जनवरी में ये दिन रहा सबसे गर्म दिन, आज से 20 साल पहले 50 साल पहले ऐसा हुआ हुआ होगा एक आध बार, अब उसके बाद नहीं हुआ। तो ऐसे वार्म डेज ऐसे निकल के आते हैं। वहीं पे अगर हम एक्सट्रीम हीट की बात करें, तो जो हॉटेस्ट डेज हैं वो ईयर के, वो देखा गया कि उनमें 1.5 डिग्री से 2 डिग्री जो है उसका इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब जो सबसे ज्यादा गर्म दिन रहते हैं, टेम्परेचर बहुत एकदम पीक करता है, तो उसमें भी हमको देखने को मिल रहा है कि पिछले दशक में वो इंक्रीज हो चुका है 1.5 से 2 डिग्री के बीच में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो टेम्परेचर सर्ज है वो एक्चुअल है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सर्ज 1 डिग्री के आसपास का जो मीन यहाँ पे लाया गया है, ये दिखाता है कि भारत में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। उसका नतीजा आप देखते होंगे, 1 डिग्री आप सोचते होंगे कि क्या यहाँ पे इतना फर्क डालता है। ध्यान रखिए मीन टेम्परेचर है, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि सब जगह 1 डिग्री बढ़ा है, कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहीं पे थोड़ा बढ़ा होगा, तो ऐसे मीन निकाला गया है 1 डिग्री का। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार आप सोचते होंगे कि इतना गर्मी पहले नहीं पड़ती थी, इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। उसका नतीजा यही है कि टेम्परेचर सर्ज यहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें रीजनल वेरिएशन की, तो जो हिमालयाज हैं, जो हिंदू कुश के हिमालयाज हैं, उसमें देखने को मिला है कि वो जो ऊपर का जो साइड है वहां पर वार्मिंग जो है एक्सेलरेट हो रही है, और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। और आपको पता होगा ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि मतलब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, नदियों में पानी बढ़ेगा, तो उससे होता क्या है, बाढ़ आती है। और जो ग्लेशियर्स को कहा जाता है ना कि जो पीने लायक जो शुद्ध पानी है उसका स्टोरेज है वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे, और उसकी वजह से फिर आने वाले समय में हमें दिक्कत बढ़ती है। और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे, नदियों में पानी बढ़ेगा, पानी जाके समुद्र में मिलता है, समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो इससे बहुत सारे जो इफेक्ट है वो आते हैं। वहीं पर अगर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें, तो यहाँ पर भी देखने को मिला जो जो तटीय मतलब जो तराई क्षेत्र आता है, या फिर जो गंगा नदी के आसपास का जो पूरा मैदानी इलाका है, वहां पर हीट जो स्ट्रेस है वो देखने को मिला है कि वो इंक्रीज हुआ है। खास तौर पे समर में यहाँ पे देखा गया है कि वो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जो गर्मी है वो बढ़ेगी, आसपास के इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं, तो उससे सिर्फ एक कह सकते हैं इंसानों को दिक्कत नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें से पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित होती है। वहीं पर अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखने को मिला है कि जो डुअल थ्रेट है, जो मैंने अभी आपको कहा कि एक तो सी लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से आसपास के जो सिटीज हैं वो उनके डूबने का खतरा उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीज हुआ है। पहले आपने देखा होगा कि मैं आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करूं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पहले भी आते थे, साल भर में एक आध या एक दो ऐसे आ जाते थे। लेकिन अभी तो मैं देखता हूं कि साल भर में 3-4 ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी भी एक न्यूज आई थी कि साउथ की तरफ ऐसा कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन सा बन रहा है, जिसकी वजह से वहां पे आंधी तूफान इस तरह के आने की संभावनाएं हैं। तो ये सोचिए ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो समुद्र का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
वहीं पे अगर हम बात करें ओशन वार्मिंग की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह क्यों आ रहे हैं, तो जो इंडियन ओशियन है उसका जो टेम्परेचर है वो 0.12 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ रहा है। और ये देखा जा रहा है कि फास्टेस्ट रेट है ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया भर में इतनी तेजी से और कोई ओशियन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा, या फिर जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है उनमें से एक इंडियन ओशियन है, 0.12 डिग्री पर डिकेड से बढ़ रहा है। और आप सोचेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने कभी एल नीनो या फिर अल नीना ये सब अगर नाम सुने होंगे, तो ये सब जो टेम्परेचर बढ़ता है समुद्र का, इनके इफेक्ट की वजह से उत्पन्न होते हैं। वहीं पे अगर हम मरीन हीट वेव्स की बात करें, तो अभी अगर देखा जा रहा है तो वो आ रहा है कि एक साल में तकरीबन 20 दिन ऐसा होता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2050 तक अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो ये 200 डेज पर ईयर तक ये बढ़ सकता है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसके कुछ इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जैसे कंपाउंड एक्सट्रीम फिनोमेना की बात हो रही है। मतलब ये स्टडी है वार्न करती है कंपाउंड एक्सट्रीम्स की, मतलब जहां पर मल्टीपल जो डिजास्टर्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक चीज हो रही है उससे सिर्फ एक नुकसान नहीं हो रहा, उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन आता है। जैसे अगर हीट वेव बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से आने वाले समय में ड्रॉट हो सकता है, मतलब सूखा पड़ सकता है। हीट वेव इतनी हुई, बारिश हुई नहीं, फसलें खराब हो गई, सूखा पड़ गया, तो आपको सिर्फ हीट वेव ही परेशान नहीं कर रही है, सूखा भी परेशान कर रहा है। तो ऐसे साइमल्टेनियसली ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर जो सी लेवल है वो राइज होगा, तो सिर्फ आसपास के सिटीज को उनके डूबने का खतरा नहीं है, बल्कि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से डबल ऐसा फेस करना पड़ रहा है अटैक, वो साथ साथ ही चीजें हो रही हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो ओवरलोड होती हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है, एक ही नहीं बल्कि कई सारी चीजों को उनको झेलना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है और जो वाटर सप्लाई है उसमें फेलियर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें ऐसे इम्पैक्ट करती हैं। वहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस की बात करें, तो जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो हमारी जो फसल की जो कह सकते हैं यील्ड है, जो उपज है, उस पर भी इफेक्ट डालती हैं। क्रॉप यील्ड जो है उससे अफेक्ट होती है। अगर वो हीट सेंसिटिव क्रॉप्स जैसे रबी की फसल हो गई, जैसे गेहूं हो गया, बहुत असर डालती हैं। अगर ये समझिए कि जैसे बहुत मानसून के समय बारिश हो ही नहीं रही, वहां भी गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, तो आपकी जो जो धान की फसल है वो हो ही नहीं रही है या फिर सही नहीं हो रही। और ऐसे समय में जो बारिश हो जा रही है कि जब धान की फसल खड़ी है या फिर गेहूं की फसल खड़ी है, बारिश बेमौसम हो जा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो खड़ी फसल खराब हो जा रही है। तो ये सब बहुत इफेक्ट करते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है, जो साउथ वेस्ट मानसून है जून से सितंबर तक होता है, उसके रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है जो खरीफ की फसल है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेमौसम बरसात होने की वजह से जो फसलें खराब जब होनी चाहिए तब हो नहीं रही है, और जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो फसल है वो खराब होगी। और आपको पता है कि अगर फसल खराब होगी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे यहाँ पे जो फसल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो उसका भुगतान बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम आगे बात करें कुछ इकोनॉमिक और हेल्थ रिस्क, जैसा लेबर प्रोडक्टिविटी को लेकर के है। इकोनॉमिक हेल्थ जो हमारे इकोनॉमिक जो रिस्क है वो हमारा एग्रीकल्चर से तो आता ही आता है, लेबर प्रोडक्टिविटी से भी आता है। अगर एक्सट्रीम हीट की कंडीशन पैदा होती है तो काम करने के जो घंटे हों कम करने पड़ते हैं। खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन है, फार्मिंग सेक्टर से हैं, अगर काम करने के घंटे हमारे कम होंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, वो भी कम होगी। प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा तो हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सीधे सीधे इकोनॉमी हमारी हिट होती है। वहीं पे अगर हम हेल्थ रिस्क की बात करें, तो जब लंबे गर्म दिन ऐसे हो रहे हैं और गर्म दिन की संख्या बढ़ रही है, तो आपको पता होगा इससे जो ब्रीडिंग सीजन है, वो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं जिसमें डेंगू मलेरिया जो मच्छरों के द्वारा फैलती हैं, उनका जो समय है वो बढ़ जाता है। मतलब पहले वो समय एक शॉर्टर होता था, लेकिन अब लंबा जो समय है, ज़्यादा जो गर्म दिन है वो ज़्यादा हो रहे हैं, उससे समय बढ़ रहा है। तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका बढ़ता है। जो प्रोडक्टिव जो ब्रीडिंग सीजन है वो बढ़ता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, और बीमारी फैलेगी, लोग बीमार पड़ेंगे, तो असर किसके ऊपर होगा, देश के ऊपर होगा। तो ये सारी इम्पैक्ट हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर राइज होना 1 डिग्री का मामूली सी बात नहीं है, और इसकी वजह से सिर्फ एक चीज प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि इससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। एक से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरी चीज प्रभावित होती है। वहीं पे हम बात करें इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, तो सबसे पहले हमें क्लाइमेट अडॉप्शन को देखना होगा। जैसे अभी COP30 वगैरह हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं कि हम जो क्लाइमेट है उसको, जो मतलब जो धरती गर्म हो रही है उसको धीरे कर सकें, कि जो इतनी तेज़ी से 1 डिकेड में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है,
उसको हम स्लो कर सकें। तो उसके लिए बताया जाए कि कुछ ऐसा जो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज देखनी होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्ट्रेटजी बना दी जाए पूरे विश्व पे लागू हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। और इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रेटजी बना दीजिए पूरे इंडिया पे लागू कर दीजिए, नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बड़ा देश है। यहाँ पे जो जलवायु है हर एक प्रदेश की, हर एक मतलब रीजन्स की अलग अलग है। तो उस हिसाब से हमें इस पे काम करना होगा, जो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं उनको लाना होगा। वहीं पे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी और लगाने होंगे, जिससे पता चल सके कि आने वाले समय में जो गर्मी है वो कितनी बढ़ सकती है, जो साइक्लोन्स हैं उनके आने की संभावनाएं क्या हैं, बेमौसम बारिश होने की संभावनाएं क्या हैं। वो सारी चीज़ों के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जाने चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे हमारे पास और सैटेलाइट्स होने चाहिए, हालांकि छोड़े जा रहे हैं, और इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि एक्यूरेसी इसमें बढ़ सके। वहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे करना होगा, कि हमें जो अपना जो कोल जो बेस्ड हम एनर्जी निकाल रहे हैं, अभी भी जो कोयला है उसके माध्यम से हमारा 70 to 75% जो एनर्जी डिमांड है वो पूरा होता है। इसको हमें कम करना होगा, मतलब कोयला कम से कम हम जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब सोलर या विंड पावर पे हम फोकस करें, न्यूक्लियर पावर पे भी फोकस करें, जिससे जो हमारा जो कोयला और इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको जलाया जा रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो कम हो, और जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है 2070 का वो भी अचीव हो पाएगा। ये सब करना होगा, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है करने की, ये आम जनता की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि इसके प्रति अवेयर रहें और इसके प्रति सोचें कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। बाकी ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।